मर्ज की स्टेटमेंट से हम क्या काम कर सकते हैं कि दो टेबल्स हैं और उन दो टेबल्स में जो डेटा है उनको सेम सिंक्रोनाइज करना है हमें। यानी कि सपोज कर लें कि आपके पास एक टेबल है EMP के नाम का, ठीक है, और उसमें 10 रिकॉर्ड्स थे। अब आपने एक टेबल बनाया AMP_copy के नाम का नया, और उसमें कोई भी रिकॉर्ड नहीं, सेम स्ट्रक्चर है उसका। और मर्ज के ज़रिए हम क्या कर सकते हैं कि हमने मर्ज किया तो उसके बाद क्या हो जाएगा कि ये जो 10 रिकॉर्ड इसमें मौजूद हैं वो उसमें ट्रांसफ़र हो जाएंगे, यानी कि उसमें भी आ जाएंगे। दोनों एक जैसे हो गए, 10 रिकॉर्ड वहाँ थे, 10 रिकॉर्ड वहाँ हो गए, एक काम तो ये हो गया। सेकंड, बाद में ये हुआ कि आपका जो EMP का टेबल है इसमें न्यू रिकॉर्ड्स ऐड हो गए, जो कि फर्स्ट करें कि 2 रिकॉर्ड्स थे, ठीक है, और इसके अलावा 2 ही रिकॉर्ड्स हैं वो अपडेट हो गए। तो अब क्या हुआ, पुराना जो टेबल था, हमारा जो मेन टेबल था, उसमें 12 रिकॉर्ड्स हो गए और एग्जिस्टिंग जो डेटा था उसमें चेंजेस भी आ गई हैं। अब ये चेंज दोबारा हमें अपडेट करना है अपने उस टेबल में जो कि EMP कॉपी है। तो मर्ज के ज़रिए हम जब करेंगे तो क्या करेगा, ये इस टेबल के अंदर पुराना डेटा जो है उसको क्या करेगा, सिंक्रोनाइज कर देगा, मतलब जो चेंजेस हुई हैं वो अप्लाई कर देगा, प्लस आपका जो नया डेटा आया वो इसमें ऐड कर देगा। यानी कि यहाँ पर भी कितने हो जाएंगे, 12। तो सिंक्रोनाइज करने के लिए ये फीचर जो है हम यूज़ करते हैं। मोबाइल के ज़रिए भी आप कंप्यूटर में सिंक्रोनाइज करते हैं कि आपके पास कॉन्टैक्ट्स हैं या ईमेल्स हैं, वैसे तो उसका बाकायदा सॉफ्टवेयर भी होता है, आप जैसे ही अटैच करते हैं तो वो सिंक्रोनाइज करता है कि जो भी नया रिकॉर्ड आया है या जो भी चेंजेस किए हैं वो कंप्यूटर के अंदर अपडेट कर देता है। या आपने माई डॉक्यूमेंट का एक ऑप्शन होता है, माई ब्रीफ केस का होता है विंडोज़ के अंदर, अगर किसने यूज़ किया हो कि आपने एक फ़ोल्डर बना दिया, आप वहाँ पर जो भी आप काम करते हैं वो सेम डेटा आपके माई ब्रीफ केस के अंदर जा रहा होता है। यानी कि जो भी आपने चेंजेस की, फाइल डिलीट की, ऐड की या मॉडिफाई की, वो तमाम चेंजेस जो हैं आपके जो दूसरा टेबल है उसके अंदर जा रहे हैं एज अ बैकअप के तौर पे, ये काम हो रहा होता है। तो ये काम हमें यहाँ परफॉर्म करना है। इसके लिए हमने एक टेबल क्रिएट किया। पहले हमने देखा EMP_copy के नाम का अगर कोई टेबल मौजूद है तो उसको ड्रॉप कर दो। ये ज़रूरी नहीं है कि EMP_copy के नाम का ही आप टेबल बनाएं, नाम कोई भी हो सकता है इसका, ठीक है। अब हमने एक टेबल क्रिएट किया, क्रिएट टेबल EMP_copy एज सेलेक्ट स्टैटिक फ्रॉम EMP वेयर 1 इज़ ग्रेटर देन 2। ये हम इसलिए कर रहे हैं 1 ग्रेटर देन 2 ताकि डेटा ना जाए, ठीक है। अब इसमें एक क्वेश्चन ये भी आता है कि अगर मैं ये नहीं लिखता तो डेटा तो चला गया, तो सेम तो हो गया, दोनों सेम हो गए ना, जितने भी रिकॉर्ड उसमें होंगे नए वाले टेबल में भी उतने रिकॉर्ड हो जाएंगे आपके। लेकिन जब पिछले टेबल के अंदर चेंजेस होंगी और नए रिकॉर्ड आएंगे तो अब वो कैसे आएंगे इसके अंदर, वो आप क्रिएट की स्टेटमेंट से दोबारा तो नहीं आ सकते। या तो फिर आप EMP_copy नाम का जो टेबल आपने क्रिएट किया उसको ड्रॉप करें और दोबारा क्रिएट करें। अब 10 रिकॉर्ड, 20 रिकॉर्ड, 100, 200, 1000, 2000 रिकॉर्ड्स तक तो आप ये काम कर सकते हैं। लेकिन जब रिकॉर्ड्स की तादाद हज़ारों में, लाखों में, करोड़ों में जाएगी, टेबल क्रिएट करने में भी टाइम लगेगा, टेबल ड्रॉप करने में भी टाइम लगेगा, सेलेक्ट की क्यूरी में भी टाइम लग रहा है। तो इस चीज़ से बचने के लिए हम मर्ज की स्टेटमेंट यूज़ करते हैं। मर्ज जो है इसका सिंटैक्स क्या है, मर्ज इनटू और उस टेबल का नाम जिसमें आप डेटा ट्रांसफ़र करना चाह रहे हैं या सिंक्रोनाइज करना चाह रहे हैं, वो कौन सा टेबल है यहाँ पर, EMP_copy। मर्ज इनटू EMP_copy यानी कि इस टेबल के अंदर हमें डेटा चाहिए यूजिंग किस, मर्ज इनटू EMP_copy यूजिंग, और यूजिंग में आप उस टेबल का नाम बताएंगे जिस टेबल से आपको डेटा रिट्रीव करना है। वो टेबल कौन सा है, EMP। अच्छा, एक और काम आपको ये करना है, वो ये कि आपने EMP_copy जो इसका एलियस रख दिया C, EMP का एलियस रख दिया E। क्यों, क्योंकि हमें बार बार इसके कॉलम को रेफरेंस करना पड़ेगा, तो इस वजह से हम इसको एलियस दे देते हैं। और ऑन E.employee number इक्वल टू हो C.employee number, ये आपको ज्वाइनिंग कंडीशन इसमें देनी जरूरी है। क्यों, अगर EMP का टेबल है और उसके अंदर कॉलम है एम्प्लॉय नंबर और नेम
वगैरह वगैरह वगैरह, ठीक है। अब यही कॉलम उसके अंदर भी मौजूद है, ये अंडरस्कोर कॉपी के अंदर एम्प्लॉय नंबर और नेम और जो भी डिफरेंट उसके अंदर मौजूद है। तो हमें ये वो कॉलम है जिसकी बेस पर हम ये चेक करते हैं कि क्या ये रिकॉर्ड जो यहाँ मौजूद है वहाँ मौजूद है कि नहीं है। चेकिंग कैसे होगी रिकॉर्ड की, तो हम इससे चेक करते हैं। फर्स्ट करें, यहाँ पर है 1 2 3 A B C। अब फर्स्ट टाइम जब हम लेके आएंगे तो तब तो इसको डेटा मिल ही नहीं रहा। एम्प्लॉय नंबर इक्वल टू दिस मैच होगा, रिकॉर्ड ही नहीं है। एक तरफ डेटा है, दूसरी तरफ डेटा ही नहीं है। तो इसके अंदर दो चीज़ें होती हैं, व्हेन मैच्ड, कि जब मैच हो जाए तो तब क्या करना, और व्हेन नॉट मैच्ड, जब मैच ना हो। तो अभी क्या कंडीशन है, नॉट मैच्ड, कि जब मैच ना हो तो क्या करो, देन हम लिखते हैं इंसर्ट, और अगर मैच हो जाए तो क्या करो, अपडेट। ये दो काम हो रहा होता है। तो हमने यहाँ लिखा व्हेन नॉट मैच्ड, देन ये रिकॉर्ड उठाओ और यहाँ पर अपडेट कर दो। अब 3 रिकॉर्ड यहाँ पर भी आ गए, 1 B C 3। अब आपने क्या किया, इसका नाम चेंज करके CC कर दिया और एक नया रिकॉर्ड आ गया। अब जब आप चलाएंगे तो व्हेन मैच चेक करेगा, मैच हो रहा है, ठीक है। मैच हो गया तो इसमें हम बोलते हैं कि अब इसके कॉलम्स को अपडेट करके चेक करके देखो कि अगर इसमें कोई चेंजेस हुई हैं तो उनको अपडेट कर दो। तो ये क्या करेगा, चेंज मिल गया, पहले इसने रो को आइडेंटिफाई कर लिया, उसके बाद इस रिकॉर्ड को इसने अपडेट कर दिया। नया रिकॉर्ड क्या हुआ, मिला ही नहीं मिला, तो ये क्या हो जाएगा, ये यहाँ पर इंसर्ट हो जाएगा। ये सिंपल सी लॉजिक इसके अंदर काम करती है। तो अब हमने यहाँ लिखा व्हेन मैच्ड, देन अब इसमें ये सब दो कंडीशंस तो समझ में आती है, मैच्ड नॉट मैच्ड। अब सपोज करें कि यहाँ से ये रिकॉर्ड ही डिलीट हो, फिर अब वो तो उधर तो ये देख रहा है कि ये जो डेटा है वो मैच हो रहे हैं, फिर क्या इसमें वैसे डिलीट की स्टेटमेंट चल सकती है, लेकिन उसके लिए हम एक और अलग मेथड यूज़ करते हैं, वो आज की क्लास में इंशाल्लाह आ जाएगा, ठीक है। कि वो रिकॉर्ड जो यहाँ पर मौजूद है, यहाँ पर मौजूद नहीं है, वो डिलीट कर दो, ऐसा हो सकता है हमारे पास, ठीक है। और ये डिलीट का जो सिंटैक्स है बुक में भी आपके नहीं दिया होगा, इसमें आपके हैंडआउट में भी नहीं दिया होगा, लेकिन ये डिलीट का सिंटैक्स इसमें मौजूद है। 10G के अंदर ये आ गया है, 9 तक नहीं था। व्हेन मैच्ड देन, अगर मिल जाए तो क्या करो, अच्छा यहाँ पर मुझे व्हेन मैच्ड देन लिखने की भी फिलहाल ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हमें तो कन्फर्म पता है कि इसके अंदर डेटा नहीं है, लेकिन हम सिर्फ सिंटैक्स की रिक्वायरमेंट कंप्लीट कर रहे हैं। अगर मिल जाए तो क्या करें, अपडेट सेट C.E नेम इक्वल टू हो जाए किसके, E.E नेम के, C.जॉब इक्वल टू हो जाए E.जॉब के, और C.mgr इक्वल टू हो जाए E.mgr के। यानी कि जो जो कॉलम्स हैं वो हम कह रहे हैं कि उस टेबल के कॉलम्स के इक्वल, यानी कि उनकी वैल्यूज उसमें चेंज हो जाए। C. और क्या होता है, हाई डेट इक्वल टू हो जाए E.हाई डेट के, और C. सेल इक्वल टू हो जाए, टेबल बहुत बड़ा है, मेरे टाइप करते हैं नहीं, अगर आपको कंफर्म पता है ना कि इस टेबल इस ये वैल्यूज़ हैं जो चेंज होती हैं ये कॉलम्स के अंदर, ठीक है, तो आप स्पेसिफिक भी बता सकते हैं। ये तो हम सारा इसलिए उठा रहे हैं क्योंकि हमने सैंपल के तौर पे किया। आमतौर पर टेबल के तमाम कॉलम्स अपडेट नहीं होते, कोई फिक्स होता है, स्टॉक कम हो रहा है, ज़्यादा हो रहा है, प्राइस चेंज हो रही है, इस टाइप की चीज़ें चेंज हो रही है, प्रोडक्ट का नाम जो है वो वही रहता है हमेशा। जॉब हो गया, सेल हो गया, सेल कर दिया, सेल तो है। C.कमीशन इक्वल टू हो जाए E.कमीशन के, और C.dptno इक्वल टू हो जाए E.dptno के। कितने कॉलम्स हमने लिख दिए इसमें, 7। कौन सा कॉलम नहीं लिखा, EMPNO हमने नहीं लिखा, और EMPNO आप यहाँ लिख भी नहीं सकते। आपने यहाँ लिख दिया तो वो एरर देगा कि यही तो वो कॉलम है जिसकी बेस पे वो चेकिंग कर रहा है, तो उसको आप अपडेट नहीं कर सकते, ठीक है। जो कॉलम आपने यहाँ मेंशन किया है ये आप अपडेट के अंदर नहीं दे सकते, क्योंकि इसी की बेस पे तो देख रहा है, मिल गया ना उसको। अब जब मिल गया तो आप उसको क्या अपडेट करके करना चाह रहे हैं, वो अपडेट नहीं होगा। एक बात, नहीं भी तो मिलता, क्या नहीं भी तो मिलता, नहीं मिलता तो है ही नहीं ना, फिर क्या अपडेट करता, फिर इंसर्ट की कमांड चलाते हैं ना। ये देखो, वो आगे आएगी। नॉट मैच देन, नहीं मिले तो मतलब ये इससे मैच नहीं हुआ, मतलब रिकॉर्ड नहीं मिला, तो उसका सिंटैक्स उन्होंने दिया है ना। व्हेन नॉट मैच देन इंसर्ट वैल्यूज, ठीक है। और इंसर्ट में
आप यूँ भी कर सकते हैं, जैसे हम करते थे इंसर्ट इनटू टेबल नेम और कॉलम बताते थे किस किस में इंसर्शन करनी है, तो वो भी आप यहाँ बता सकते हैं। अगर नहीं बताया तो क्या करना पड़ेगा, तमाम के नाम। अब वैल्यूज़ में क्या लिखेंगे, क्या वैल्यू आनी चाहिए एम्प्लॉय नंबर में, E.EMPNO आ गया। लेकिन अब हमें जो है इसका सीक्वेंस एग्जैक्टली पता होना चाहिए। अब सीक्वेंस में गलती हो सकती है, तो हमने यहाँ पर लिख दिया इंसर्ट डिफ़ॉल्ट। हमें याद है आपको, पहले एम्प्लॉय नंबर आता है, फिर ई नेम आता है, तो यहाँ तो मैनेजर आता है या तो जॉब आता है, हमें तो याद नहीं ना एग्जैक्टली। तो इस वजह से मैंने यहाँ लिख दिया कि EMPNO, ई नेम, जॉब, सेल, हायर डेट और कमीशन और DPDNO, ठीक है। और वैल्यूज़ में अब हमने ये लिखा एम्प्लॉय नेम E.ENAME और E.जॉब आएगा और E.सेल, E.हायर डेट उसी सीक्वेंस में, E.कमीशन और E.DPDN। ऊपर हमने एलियास क्यों नहीं यूज किया? यूज़ नहीं किया, ये मैं कंफर्म कर रहा था कि एलियस के बगैर ये चलेगी नहीं चलेगी, अभी हमें पता चल जाएगा ना। MGR नहीं देंगे? अगर आपने यहाँ पर MGR लिखा तो नीचे देंगे, मैंने दिया ही नहीं ना। जो जो कॉलम सामने लिखे हैं वो देने पड़ेंगे। अगर आप MGR लिखना चाह रहे हैं तो आप यहाँ पर प्लेस कर दें। इसको हमने रन किया तो इसने दे दिया। अच्छा, हायर डेट की स्पेलिंग गलत है, हायर तो अच्छा है, इसका मतलब इसके बगैर भी हम दे सकते हैं। सेलेक्ट स्टैटिक फ्रॉम EMP_ कॉपी 19 रिकॉर्ड, सेलेक्ट स्टैटिक फ्रॉम EMP 19 रिकॉर्ड, सेम डेटा है, ठीक है। लेकिन अब हमने क्या किया, इंसर्ट इनटू EMP, एम्प्लॉय नंबर, ई नेम, जॉब, सेल एंड DPDNO हमने उसमें ऐड किया। वैल्यूज़ में हमने लिखा एम्प्लॉय आईडी जो है वो है 8001, ठीक है। और नाम है उसका, क्या नाम है फवाद, FAAAD। अच्छा, जॉब क्या है, तुम सोचोगे इतनी देर में तो मैं कहाँ से काम बन जाऊँगा। डिपार्टमेंट नंबर 2, एक नया रिकॉर्ड आ गया, ठीक है। और एक काम हमने किया, अपडेट EMP सेट सेल इक्वल टू, लास्ट रिकॉर्ड की सैलरी 2000 लिखी हुई है, हमने इसकी सैलरी कर दी 2500, वेयर एम्प्लॉय नंबर इक्वल टू 7935 और सेव भी कर दिया, ठीक है। अब हम मर्ज वाला सेंटेंस दोबारा से चलाएंगे। मर्ज वाला सेंटेंस अब क्या करेगा, अब जो है इसे ये हमने चलाया, सेलेक्ट स्टैटिक फ्रॉम EMP, क्या इसमें नया रिकॉर्ड आ गया, नया रिकॉर्ड आ गया। एग्जिस्टिंग रिकॉर्ड जो था अली, वो भी आ गया, ठीक है। सीक्वेंस में ये क्यों नहीं आ रहा, मर्ज और व्यू में क्या फर्क है? किसमें, मर्ज और व्यू में? व्यू का मर्ज से क्या ताल्लुक है। मर्ज जो है एक्चुअली चीज़ क्या है, इंसर्ट और अपडेट का कॉम्बिनेशन बना दिया कि एक टेबल से डेटा आप दूसरे टेबल में लेके जाना चाह रहे हैं तो आपने मर्ज की कमांड चलाई, आ गया। लेकिन अब कोई नया डेटा आ गया है तो हम मर्ज के जरिए जो है वो डेटा भी उठा सकते हैं और एग्जिस्टिंग डेटा में कोई चेंजेस आई तो वो भी उठा दो, ये काम कर रहा है। व्यू क्या चीज़ है, व्यू जो है आपके टेबल या किसी और व्यू की एक सेव क्यूरी है, एक स्पेसिफिक लोकेशन या एक स्पेसिफिक रोज या डेटा आपको शो कर रहा है, रिस्ट्रिक्ट कर रहा है। ये तो बाकायदा एक दूसरा टेबल बन गया जिसके अंदर आपने डेटा मूव कर दिया है। व्यू के अंदर डेटा मूव नहीं होता, व्यू क्या करता है, उसी टेबल को एक शॉर्टकट के जरिए दिखा रहा होता है। एक टेबल के अंदर इसमें मतलब डेटा आपने अपडेट किया, फिर दोबारा को दूसरे वाले को अपडेट करना पड़ा। नहीं तो अगर आप जैसे डेटाबेस पे काम कर रहे हैं, अब डेटाबेस में रोज़ाना काम होता है तो रोज़ाना बैकअप लेना पड़ता है ना आपको। रोज़ाना बैकअप क्यों ले रहा आप, एक बार ले लिया तो दूसरी बार भी लेना पड़ रहा है, फिर दूसरी बार ले लिया फिर तीसरी बार लेना पड़ रहा है, क्यों, चेंजेस हो रही हैं, ठीक है। तो हम चाह रहे हैं कि हमारे टेबल में जो भी चेंजेस हो रही हैं हम मर्ज करके दूसरे टेबल के अंदर ले गए, चेंजेस हो गई, वो रिकॉर्ड हमने तमाम जो है सिंक्रोनाइज हो गए, दोबारा चेंजेस हुई, हमने दोबारा मर्ज चलाया,
सिंक्रोनाइज कर दी। ये फ़ायदा दे रहा है आपको, एज अ बैकअप के तौर पे ये काम कर रहा है आपको। ठीक है, ये हम इसलिए यूज़ कर रहे हैं। रियल टाइम पे करना हो तो ट्रिगर चलाना क्या चीज़? रियल टाइम पे करना रियल टाइम पे क्या? मतलब ये जैसे इंसर्ट यहाँ पे तो दूसरे पे अब ये बहुत ये ट्रिगरिंग से होता है। हो तो सकता है, लेकिन इतना ज़रूरी क्या है कि फ़ौरन डेटा वहाँ चला है। ऑडिट होता है वैसे आपका कि आप ऑडिट के ज़रिए कर सकते हैं। कोई रिकॉर्ड अगर इंसर्ट, अपडेट, डिलीट या सेलेक्ट भी हो रहा है तो वो रिकॉर्ड जो है जिस पे आप काम कर रहे हैं वो रिकॉर्ड जो है फला टेबल पर जो आपने बना के रखा है उसमें चला है, प्लस उसमें यूज़र की इन्फॉर्मेशन भी चला है। कौन सा यूज़र था, कौन सी मशीन, कौन सी आईपी से आया था, ओएस यूज़र क्या था, डेटाबेस यूज़र क्या था, टाइम क्या था। ठीक है, ये तमाम इन्फॉर्मेशन आप कलेक्ट करके टेबल में डाल सकते हैं। सर इसकी ज़रूरत है, जैसे हमारे पास एक सिनेरियो बता रहा हूँ किस तरह यूज़ होती है। अब हम लोगों ने कार्ड सेंटर वालों को एक डेटाबेस दिया हुआ है, सही है, व्यू बनाया हुआ है एक तरीके से। होता ये है जब कस्टमर ट्रांजैक्शन करता है तो ओके ट्रांजैक्शन होती है 000, लेकिन अब कोई कस्टमर अगर कलेक्ट नहीं करता एटीएम से पैसा तो वो रिट्रैक्ट होता है, सही है। अब वो जो है ना 000 चेंज हो जाता है 87 पे, तो वो जो है वो हमें अपडेट करना पड़ता है। तो वो जो है हम लोगों ने ट्रिगर यूज़ किया हुआ है। नहीं, अगर आप ऑडिट के हिसाब से देखें ना, ऑडिट में ये होता है कि आप किसी भी कंपनी में काम कर रहे हैं एज IT हेड है जो भी है, एक पर्टिकुलर रिकॉर्ड डिलीट हो गया, अब सब आएंगे आपके पास, ये रिकॉर्ड डिलीट हो गया, किसने किया, आप क्या बताएंगे? आपको कैसे पता? आप ऑडिट लगाएंगे तो आपके पास इन्फॉर्मेशन होगी। ऑडिट का मतलब है कि आप मॉनिटरिंग कर रहे हैं कौन क्या कर रहा है या किसने क्या कब किया। बैंकिंग वगैरह में खास तौर पे ऑडिट होता है, सेलेक्ट में भी ऑडिट है, कौन रिकॉर्ड देख रहा है, कितने बजे रिकॉर्ड देखा। ठीक है, ये आमतौर पे ये कहानी आती रहती है IT के अंदर। आप देखेंगे फला रिकॉर्ड डिलीट हो गया, अब कोई मान नहीं रहा कि किसने किया। जब हमने ट्रेस किया, हम ऑडिट लगाया, और ऑडिट नहीं भी लगाया तो हमारे पास और भी फीचर है, विदाउट ऑडिट के भी हम इन्फॉर्मेशन निकाल लेते हैं। वैसे तो ऑडिट लगाना चाहिए, लेकिन अगर नहीं लगाया तो हमारे पास ऐसा भी एक फीचर है कि हम ऑडिट के बगैर भी वो इन्फॉर्मेशन गाइड कर लेते हैं, किसने किस मशीन से कितने बजे क्या ट्रांजेक्शन परफॉर्म की थी, वो आगे इन्फॉर्मेशन। अब आप ट्रेस करेंगे मशीन कौन सी है, फला मशीन है, क्या टाइम था, ये टाइम था। अब इन्वायरमेंट के अंदर PC जो है रिजर्व होता है, ऐसा तो नहीं कोई भी किसी पे बैठ गया। अगर कोई किसी पे बैठ भी गया तो वो उसी बंदे की रिस्पॉन्सिबिलिटी का वो किसी अनलॉक क्यों नहीं किया, उसने लॉक क्यों नहीं किया, अनलॉक क्यों करके रखा हुआ। इस तरह से होता है। ऑडिट से हम किसी भी ट्रांजैक्शन को मॉनिटर कर रहे हैं, या हम आसान अल्फाज में ये कह रहे हैं, हम अपने आप को क्लियर कर रहे हैं कि हम ना फंस जाएं। अगर कोई प्रॉब्लम आ रहा है तो ये किसने किया है, इसके लिए हम ऑडिट ज़रूर लगा कर रखें। ठीक है, अच्छा, ये हमारा मर्ज था। इसी से थोड़ी सी रिलेटेड एक चीज़ है जो हमने ऑडिट की बात की, कि अगर एक टेबल है जिसके अंदर डेटा है और वैल्यूज ज़ाहिर है DML पे DML परफॉर्म हो रही है, डेटा जो है नया आ रहा है, डिलीट हो रहा है, चेंज हो रहा है, तो हम अभी इस लेवल पे जो SQL पे ये बताना चाह रहा है वो ये कि हम ये देख सकते हैं पर्टिकुलर कॉलम की पर्टिकुलर रो पर किस टाइम से किस टाइम तक क्या क्या वैल्यूज चेंज हुई हैं। फॉर एग्जांपल स्टॉक एक्सचेंज, शेयर्स के रेट जो हैं वो चेंज हो रहे हैं, किस टाइम पे क्या रेट था ये आप देख सकते हैं। ठीक है, आपका फॉरेक्स जो है रेट्स जो होते हैं डॉलर के चेंज हो रहे हैं, किस टाइम पे क्या रेट चल रहा था। इस टाइप की चीज़ें जो है हम ये बिल्ट इन फीचर दे दिया है ऑरेकल के अंदर, क्या आप चेक कर सकते हैं कैसे। अगर हम इसके लिए जो फीचर यूज़ होता है वो है फ्लैशबैक वर्जन क्यूरी। फ्लैशबैक के डिफरेंट वर्जन जो है उसमें एक है फ्लैशबैक डेटाबेस, फ्लैशबैक टेबल, फ्लैशबैक रिसाइकिल बिन। ठीक है, स्पूल में भी आएगा, और फ्लैशबैक क्यूरी, फ्लैशबैक वर्जन क्यूरी, फ्लैशबैक ट्रांजैक्शन क्यूरी। ठीक है, तो यहाँ पर जिसका जिक्र आ रहा है वो है फ्लैशबैक वर्जन क्यूरी, और वो भी सिर्फ उसका डेमो है कि ये क्या काम करता है। तो अगर हम एक नया टेबल बनाएं, क्रिएट टेबल FB टेस्ट एज सेलेक्ट स्टैटिक फ्रॉम EMP। ठीक है, कोई भी टेबल है, अब आप समझ लें FB टेस्ट, फ्लैशबैक टेस्ट नाम का जो हमने टेबल बनाया है इसमें ये डेटा मौजूद है। ठीक है, अब सबसे लास्ट रिकॉर्ड क्या है, 8000 मनी, सैलरी कितनी है, $3000 है ये। ठीक है,
हमने क्या किया, हमने लिखा अपडेट EMP अपडेट FB टेस्ट सेट सेल इक्वल टू 3500 वेयर एम्प्लॉय नंबर इक्वल टू 8001 और हमने इसे सेव कर दिया। ठीक है, एक काम और थोड़ा सा सब्र किया हमने ताकि टाइम आपको नज़र आए, वरना ये 4 सेकंड 5 सेकंड दिखाएगा, इस वजह से हम थोड़ा सा टाइम यूज़ कर रहे हैं। और इस रिकॉर्ड को हमने कंफर्म किया, सेलेक्ट स्टैटिक फ्रॉम EMP फ्रॉम FB टेस्ट वेयर एम्प्लॉय नंबर इक्वल टू 8001। पहले क्या सैलरी थी इसकी 3000, करंट सैलरी हमने कितनी कर दी इसकी, सेव की है 3500, यानी कि हम कह सकते हैं पिछला वर्जन क्या था 3000, करंट वर्जन क्या है 3500। अब हमने दोबारा लिखा अपडेट FB टेस्ट सेट सेल इक्वल टू 4000 वेयर एम्प्लॉय नंबर इक्वल टू 8001। तो ये क्या हुआ, ये डिफरेंट वर्जन बन रहे हैं, वैल्यूज चेंज हो रही है। अगर किसी ने MS ऑफिस में एक वर्जन का ऑप्शन होता है यूज़ किया हो तो आपको ज़्यादा बेहतर तौर पे पता होगा, किसी ने यूज़ किया है, वर्जन्स का एक ऑप्शन होता है MS वर्ड में ख़ास तौर पे, किसी ने भी यूज़ नहीं किया। आप फाइल पे काम कर रहे हैं MS वर्ड पे, आपने कोई भी डॉक्यूमेंट या जो भी आप बना रहे थे आपने बना लिया, सेव हो गया। अब आप उसमें कोई चेंजेस करने जा रहे हैं, चेंजेस की, सेव की, तो पिछली चेंजेस ख़त्म हो गई, लेकिन वर्जन क्या है, जो आपने सेटिंग कर लिया, आपने उसका वर्जन सेव कर दिया, वो उसी फाइल के अंदर एक इमेज उस टाइम का स्टोर कर लेता है। अब आप मजीद काम करने लगेंगे, चेंजेस हो गई है, पुरानी चेंजेस ख़त्म हो चुकी है, लेकिन पुराना वर्जन जो है वो अभी स्टिल उसी फाइल के अंदर स्टोर है। आपने चेंजेस की, अब आपने एक और वर्जन सेव कर दिया, फिर चेंजेस की, फिर वर्जन सेव कर दिया, तो आप तमाम वर्जन को कंपेयर या देख सकते हैं किस टाइम पर क्या चेंज हुआ था। ये MS वर्ड के अंदर ऑप्शन मौजूद है आपका, आपने यूज़ नहीं किया वो एक अलग चीज़ है, फाइल के अंदर होता है, सेव एज वगैरह होता है ना, दिखा भी देते हैं। वर्जन्स, और ये अब से नहीं है, बहुत पहले से ये ऑप्शन, ठीक है। तो इसको आप लोग चेक करके देखिएगा। अच्छा, हमने इसकी सैलरी कितनी कर दी 4000, सेलेक्ट स्टैटिक फ्रॉम FB टेस्ट वेयर एम्प्लॉय नंबर इक्वल टू 8001, 4000 होगी इसकी सैलरी। और अब हमने कर दी अपडेट FB टेस्ट सेट सेल इक्वल टू 5000 वेयर एम्प्लॉय नंबर इक्वल टू 8001। ये एम्प्लॉय खुशी से मर गया, ठीक है। और करंट सैलरी इसकी हो गई 5000, ठीक है। हमने क्या किया, हमने एक रिकॉर्ड पकड़ा और उसमें मुख्तलिफ DML परफॉर्म की और सेव किया हमने। वर्जन तभी बनेगा जब सेव कर रहे हैं, ठीक है। अब हमने लिखा सेलेक्ट सेल फ्रॉम FB टेस्ट वर्जन्स बिटवीन SCN सिस्टम चेंज नंबर या सिस्टम कमिट नंबर। आप जो भी ट्रांजैक्शन परफॉर्म करते हैं, सेव करते हैं रिकॉर्ड, उसको एक यूनिक ID असाइन हो जाती है, ठीक है, उसको हम SCN कहते हैं, सिस्टम चेंज नंबर। वर्जन्स बिटवीन SCN मिन वैल्यू एंड मैक्स वैल्यू। वेयर, अगर आपने वेयर क्लॉज नहीं लगाई, तमाम टेबल का डेटा दिखा देगा आपको। हमने कहा वेयर एम्प्लॉय नंबर इक्वल टू, यानी कि 8001 की जो सैलरी के कॉलम में क्या से क्या चेंजेस हुई हैं, ये हमें दिखाओ। सही दिखा रहा है, 3000, 3500, 4000 और 5000। एक बात, ठीक है ना, अभी तो हमने वैल्यू देखी ना खाली। अब हमने लिखा वर्जन्स अंडरस्कोर स्टार्ट टाइम है, सूडो कॉलम है ये, वर्जन्स अंडरस्कोर एंड टाइम, स्टार्ट कब से कब तक है। और इसको रन करने से पहले हमने इसको सेट किया, क्योंकि ये काफ़ी बड़े कॉलम्स आ जाते हैं। स्टार्ट टाइम को फॉर्मेट A30 कर दिया हमने, और एंड वर्जन्स अंडरस्कोर एंड टाइम फॉर्मेट A30। क्या दिखा रहा है अब आपको, 3000 सबसे पहले वैल्यू थी, स्टार्टिंग की वैल्यू उसके पास अवेलेबल नहीं है, लेकिन ये वैल्यू कब तक रही थी, 28 जुलाई 11
7:14 और 52 सेकंड्स तक ये वैल्यू थी। देन 52 सेकंड्स से लेकर 7:15 43 सेकंड्स तक ये वैल्यू थी। 43 सेकंड से लेकर 17:28 सेकंड्स तक ये वैल्यू थी। और 7:17:28 से अब तक जो है ये वैल्यू है। 1 मिनट में ये समझ में आ गया। 3 मिनट के लिए वेट कीजिएगा, मैं आ रहा हूँ, ठीक है। नहीं आवाज़ में 10 मिनट। नमस्कार अजान हो गई सबकी अटेंडेंस? अरे यार
ठीक है, अजान हो रही है, जाएं भाई। हाँ अजान हो रही है ऊपर। मैं ऊपर से आ रहा हूँ ना, ऊपर वो अजान देने लग गए थे। समझ सकती हूँ। ये पीएल एडमिन किसने लिखा है भाई? फैसल मसूद सर ये 2 दफा पढ़ेंगे। कौन है? मतलब यार तो आपसे पूछा था आपने कहा मतलब बहुत लिख देते ना, मतलब फिलहाल तो आपका एडमिन वो पीएल चलेगा ना आपका। ऊपर मैंने फॉर्मेट देखा ना PL/admin, तो मैंने कहा सही सर है। ये तो सभी पढ़ेंगे ना, इसमें तो ये लग रहा है, तो इसमें क्यों लिख रहे हैं? ताकि हमें आइडिया दो ना कि डीबीए के किस जो स्टूडेंट्स हैं वो कौन से हैं, दूसरे कौन से हैं। सर एडमिन वाले ही पढ़ रहे हैं ना, ये भी है डीबीए वाले। तो वो ट्रैक सभी डिफाइन करना जरूरी है। नहीं, जो बोर्ड ट्रैक्स हैं वो तो पहले पीएल से जाएंगे ना। जी। अभी नेक्स्ट क्या आपका शुरू होगा? पीएल स्टार्ट होगा। अगर जो सिर्फ डीबीए कर रहे हैं तो उनको तो एडमिन 1 स्टार्ट होगा ना। ये इस वजह से ये चेक किया है इसमें। उनकी भी हमारे साथ ही कहीं क्लास तो या उनको वेट कराएंगे। स्टूडेंट्स देखेंगे ना, स्टूडेंट्स कितने हैं उसके साथ हम देखते हैं ना। स्टूडेंट्स अगर इतने हैं तो मुझे तो कोई नज़र ही नहीं आ रहा है इसके अंदर, तो एडमिन क्लास अभी नहीं होगी, वो बाद में कंटिन्यू होगी।